हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेक क्लासेस। आज हम क्लास 9th की पॉलिटी पढ़ेंगे जो कि अध्याय 2 है और सेकंड चैप्टर संविधान निर्माण। इसमें हम जानेंगे कि पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जो लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। एक जो सरकार होती है वो मनमानी नहीं कर सकती। कब? जब एक बार आप वहाँ पर आप नियम बना दें। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों को सम्मिलित रूप से हम संविधान कहते हैं। इस देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार और सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। तो संविधान का काम क्या है? एक तो सरकार की शक्ति पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना और उसके कामकाज पर ध्यान देना। और उसके बाद जो नागरिकों का जो अधिकार है, एक तरह से नागरिकों को अधिकार देना और उनके क्या-क्या अधिकार है, वो सब बताने का जो काम है। और ये सब जो नियम है किसमें होते हैं? हमारे संविधान में होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के बारे में, तो इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 2.1 दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। देखते हैं लोकतांत्रिक संविधान क्या है। तो एक बार नेल्सन मंडेला जी हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा योगदान है दक्षिण अफ्रीका को एक तरह से आज़ाद करने में और गोरे लोगों से एक तरह से आज़ादी दिलवाने में इनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और भी लोगों का योगदान है लेकिन इनका जो है इनका ज़्यादा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला। मैंने गोरे के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया, बिल्कुल, और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल-जोल के साथ रहें और सबको सम्मान या फिर समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। कितनी अच्छी बात बोली है इन्होंने। ये नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया। कोई भी ऐसा हो जो जो एक तरह से समानता की बात करे, तो कहीं न कहीं ये गोरे की जो सरकार थी उनको एक तरह से चुभने लगी ये बात। ये सभी लोगों को तो भड़का रहा है हमारे खिलाफ, तो कहीं न कहीं इनके ऊपर क्या कर दिया, देशद्रोह का एक तरह से मुकदमा चला दिया। और 1964 में तब उन्हें एक 7 अन्य और उनको और उन 7 अन्य नेताओं को 1964 में रंग-भेद से चलने वाले जो शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए। अब रंग-भेद का मतलब क्या होता है? रंग-भेद का शासन वहाँ पर चल रहा है, शासन चल रहा है ना वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में। कैसा? एक तो गोरे लोग बटे हुए हैं और इधर अश्वेत लोग बटे हुए हैं। अश्वेत में भी कौन? एक तरह से 2 किस्म के लोग आ गए, काले और फिर एक सांवले टाइप के। ठीक है? तो एक तरह से यही इन्हीं सब का विरोध करने के लिए हमारे नेल्सन मंडेला जी को देशद्रोह का एक तरह से देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 1964 में इनको रंग-भेद से चलने वाले शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। अगले 27 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद में रख दिया गया। अब 27 वर्षों तक, कहाँ कितने 27 वर्षों तक उनको दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पर? तो रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। रंग-भेद के खिलाफ संघर्ष। एक बार ये पॉइंट पढ़ते हैं हम, रंग-भेद के खिलाफ संघर्ष क्या है? रंग-भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उसी व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई है। दक्षिण अफ्रीका में चल रही थी रंग-भेद की नीति। इसका मतलब ये हुआ कि जो गोरी सरकार थी, वो एक तरह से अश्वेत लोगों को से चिढ़ती थी, उनको नीच मानती थी, उनको छोटा मानती थी। जितने भी बेचारे जिनकी चमड़ी काली है, जो सांवले हैं, उनको ये जो गोरे लोग हैं वो क्या मानते थे, उनको एक तरह से उनको नीचा दिखाते थे, उनके साथ एक गलत व्यवहार करते थे उनके साथ। ठीक है? दक्षिण अफ्रीका पर ये व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। अब ये सिस्टम आया कहाँ से? तो ये दक्षिण अफ्रीका से आया कहाँ से? यूरोप से।
17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर-जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। जिस तरह भारत को गुलाम बनाया था अंग्रेजों ने हमारे भारत को, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका पर भी उन्होंने कब्जा किया और उनको गुलाम बनाया। बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में लिया। वहाँ के जो सरकार थी उनको अपने हाथे में ले लिया और रंग-भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बाँट दिया गया। एक तरह से अ, एक आधार बना दिया गया कि भैया गोरे लोग, काले लोग, अश्वेत लोग, इन इन चीज़ों में बाँट दिया रंग के आधार पर। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला है। दक्षिण अफ्रीका के जो भी स्थानीय लोग थे, वहाँ पे जो लोकल लोग थे, वहाँ पे के जो वहाँ जो मूल निवासी थे, एक तरह से उनका रंग जो था वो काला था। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 था। उन्हें अश्वेत कहा जाता है। ठीक है? उनको अश्वेत कहा जाता था। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लें थी। अब श्वेत और अश्वेतों का जो के अलावा वहाँ पे मिश्रित भी जो थोड़े सांवले से थे, ठीक है? उनको क्या बोला जाता था? रंगीन चमड़ा वाला, ठीक है? रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। भारत से गए लोग भी थे वहाँ पर काम करने के लिए आते थे वो। ठीक है? तो अंग्रेजों के टाइम में भारत से दक्षिण अफ्रीका में लोग काम करने आए थे और नीचा मानते थे। अब वो लोगों को क्या है कि जो चाहे वो भारत का लोग हो, चाहे वो फिर वहाँ के मूल निवासी क्यों ना, बस अगर आपकी चमड़ी काली है, रंगीन है, तो आप एक तरह से नीच हो, छोटे हो। उनको नीचा समझती थी। कौन लोग? तो गोरी सरकार। उन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी भैया। जो बेचारे काले लोग थे उनके लिए दमनकारी पॉलिसी थी, ये बहुत बेकार पॉलिसी थी भैया। ऐसे में तो क्या होगा कि कहीं न कहीं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उन्हीं गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी भैया। गोरों की जो बस्तियाँ थी वो वहाँ पर जा नहीं सकते थे। परमिट होने पर ही वो वहाँ जाकर काम करते थे। अगर आपको परमिशन मिला हुआ है तो आप आइए, काम करिए और फिर चले जाइए। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्य गृह और उसके बाद समुद्र तट, तरणताल, सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और काले लोगों के लिए एकदम अलग-अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या फिर अलग-अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरे के लिए आरक्षित जगह तो उनके गिरजाघर तक भी नहीं जा सकते। उनके अब गोरे लोगों की जो आरक्षण जगह थी, मतलब रिज़र्व एक तरह से प्लेस है, वहाँ पर काले लोग नहीं जा सकते थे। इसके अलावा भी जो जगह थे वहाँ पे नहीं जा सकते। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया है गिरजाघर का। अश्वेतों को संगठन बनाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। भैया वो विरोध भी नहीं कर सकते। उनके साथ अगर तुम गोरे लोग अगर कुछ भी भेदभाव करें तो आप भेदभाव के खिलाफ भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध भी नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? तो कि भाई क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? तो यहाँ पर आप विरोध भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो सरकार थी वो किसकी थी? गोरे लोगों की थी। 1950 में क्या हुआ? 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली खिलाफ संघर्ष किया। फाइनली उन्होंने सोचा भैया अब तो बहुत हुआ, बहुत अत्याचार कर लिया, अब तो हम करेंगे संघर्ष। गोरे लोगों के खिलाफ करेंगे, जो कि 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग-भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें जो थी वो भी आयोजित किया और भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। उनमें कई मजदूर संगठन भी आए और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई, देख लो। तो सभी लोग इकट्ठा होकर इस जो गोरे सरकार थी इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ कहीं न कहीं विरोध कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कब होती है? जब आप अत्याचार करते हो, जब आप किसी का शोषण कर रहे हो, किसी के साथ एक तरह से असमान व्यवहार कर रहे हो, किसी के साथ भेदभाव कर रहे हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं इसी नियम से कोई न कोई तंग तो आएगा भाई। और जब तंग हुआ
तो वो खिलाफ तुम्हारे आंदोलन करेगा। तो इनके साथ देखा हमने कौन-कौन साथ थे, मजदूर संघ, कम्युनिस्ट पार्टी, अनेक समझदार और भी समझदार लोग थे, जैसे कि कुछ गोरे लोग भी बहुत ज़्यादा समझदार थे। उनको भी पता यार ये चीज़ गलत है। वो बेचारे मजबूर थे, क्या करें? लेकिन फिर भी उन्होंने जो काले लोग थे, जिनको आज श्वेत लोग बोलते हैं, वो उनके साथ आए और उन्होंने भी इस आंदोलन का क्या किया? सपोर्ट किया। तो यहाँ पे गोरे लोगों का भी कुछ सपोर्ट आया, कौन? जो अच्छे लोग थे थोड़े। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की, बहुत सारे देशों ने निंदा भी करा एक तरह से उनकी। हमारे जो दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे लोग हैं, गोरे लोगों की जो सरकार है, उनकी नीति, उनकी पॉलिसी जितनी भी थी सब बेकार थी, उनकी निंदा की गई। अलग-अलग देशों से उनकी क्या हुई? निंदा। इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेतों और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। फिर भी नहीं माने वो लोग, चाहे आंदोलन कर लो, जो मर्जी कर लो, हम तो नहीं मानने वाले, हम बेकार हैं, बेकार ही रहेंगे। तो एक तरह से गोरे लोगों की ये अपनी पॉलिसी थी। इन्होंने विरोध करने वाले को, आंदोलन करने वाले को, उनको दमन किया, उनकी हत्याएं कर दी, उनको मार दिया गया जान से। तो ये सब होगा अगर आप अपनी मनमानी करोगे और बेनियम तरीके से शासन चलाओगे और किसी एक कैटेगरी को धूमिल करोगे, उसको नीचा समझोगे, तो एक पार्टी जो है, एक वर्ग जो है तुम्हारे खिलाफ आंदोलन तो करेगा ही। आंदोलन रुका नहीं, फिर भी आगे बहुत ज्यादा आंदोलन चला। देखो आगे बढ़ते हैं। एक नए संविधान की ओर, रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वो जोर जबरदस्ती के आश्रितों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। अब नहीं चलने वाला, अब बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। जोर जबरदस्ती जितना मर्जी कर लो, अब बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। इसीलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। फाइनली क्या किया कि गोरी सरकार को पता चल गया कि भैया अब ऐसा है कि ये लोग जो मूवमेंट है, आंदोलन है, और दिन पर दिन का बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे रहा तो हम अब ऐसा ही नियम और जो राज कायम है आगे तक नहीं रख सकते। हमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा और उनको अधिकार देना पड़ेगा। फाइनली हमने जब देखा तो बाद में क्या हुआ कि जितने भी श्वेत गोरे लोग थे, गोरे लोगों की सरकार थी, उन्होंने क्या करा? भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया गया। बहुत बढ़िया। राजनीतिक दलों पर जो लगा प्रतिबंध था, मीडिया पर लगा जो पाबंदी थी, वो सब हटा दी गई। भैया अब सब हटाओ, जो भी था सब खत्म करो। 28 वर्षों तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। धीरे-धीरे देखो बदलाव हो रहा है। हमारे नेल्सन मंडेला जी को भी क्या हुआ? आजाद कर दिया गया, जो कि 28 वर्ष तक जेल में थे। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिली-जुली सरकार के गठन का रास्ता भी खुल गया। तो देख लो, ये सब खत्म। जितने भी भेदभाव चल रहे थे, भी हमने देखा कि गोरे लोग किस तरीके से आश्रित लोगों पर एक तरह से उनको परेशान कर रहे थे। अपने नए-नए कानून के जरिए उनको एक तरह से प्रताड़ित कर रहे थे, लेकिन फाइनली आंदोलन हुआ। एक तरह से आंदोलन मूवमेंट बहुत सारी तरीके से और भी ज्यादा बढ़ने लग गया। तो फाइनली जो गोरी सरकार थी, इस चीज को तैयार हो गई कि हम लंबे समय तक ऐसा नहीं कर सकते, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और बहुत सारे उन्होंने राजनीतिक दलों को जो प्रतिबंध था और मीडिया पर जो प्रतिबंध था, वो सब क्या कर लिया? हटा देगा। उनके जेल जाने पर और लोग एकदम भड़क गए और आंदोलन करने लग गए, जगह-जगह जाके रैलियां निकाली। तो जिससे जो गोरे लोगों की सरकार है, वो कहीं ना कहीं डर गई और समझ गई कि अब आगे तक हम शासन ऐसे नहीं चला सकते। ये सब कैसे हुआ? ये इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से हम ये जाने। देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए। अच्छी बात है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के भल मनसाहत पर भरोसा था और वे इस मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़े और इस बात में
आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का क्या है, इतनी अच्छी बात कही। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया। अश्वेत नेताओं ने ही क्या करा, अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वो भूल जाए और गोरों को माफ कर दे। जब अश्वेत नेता हैं और अश्वेत नेता जितने भी बेचारे काले लोग थे, काली चमड़ी वाले लोग थे या फिर रंगीन चमड़ी वाले लोग थे, उन्होंने अश्वेत समाज से ये आग्रह किया और जब पावर में आए अश्वेत लोग, नेता लोग जब कुछ पावर में आए, नेता बने, तब उन्होंने अश्वेत समाज से ये आग्रह किया कि जितने भी गोरे लोगों ने जो जुल्म किया था, वो सब भूल जाए और गोरे लोगों को माफ कर दे। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री-पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय और मानव अधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। उन्होंने बोला ये सब छोड़ दो, ये सब भूल जाओ कि हमारा इतिहास क्या था, लेकिन वर्तमान में हमें जीना होगा और एक साथ रहकर दक्षिण अफ्रीका का विकास करना होगा और उसे आगे बढ़ाना होगा, ताकि हमारा जो दक्षिण अफ्रीका है, हमारा जो देश है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से अच्छे से चल सके। इस पर हम ऐसे नियम कानून बनाएं जिसे आगे ये दोबारा इसे हम आगे ताकि इसको हम दोहराए नहीं। एक पार्टी ने दमन और निशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ-साथ बैठी। अब नए संविधान बनेगा और साथ-साथ दोनों आपस में क्या करेंगे, बैठेंगे। दो वर्षों की चर्चा के बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए। साथ ही उन्होंने ये फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के साथ गंदा व्यवहार नहीं करना, सबको साथ लेकर चलना है और सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ रहना है और सबके साथ रहना है तो समान व्यवहार, अच्छा व्यवहार हमें करना पड़ेगा और ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात पर सहमति बनी कि पहले जिसने जो चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। पहले चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज के समय ये सारी चीजें क्या होगी, एकदम इक्वल होगी। उसके समाधान पर बात किया जाएगा और हम दक्षिण अफ्रीका का विकास करेंगे और एक तरह से एक अच्छे लोकतांत्रिक सरकार का गठन करेंगे, चाहे नागरिक किसी भी वर्ग में क्यों ना हो। अफ्रीका संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिण अफ्रीका संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। आज के टाइम में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कई देश जो है आज क्या लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका से प्रेरणा लेते हैं। जो देश पहले दक्षिण अफ्रीका को गाली बकते थे, उनकी निंदा करते थे, आज वही देश जो है आज दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बहुत कुछ सीख रहे हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। एक लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। ये कितनी अच्छी बात रही दक्षिण अफ्रीका के लिए। यह काम दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा साथ रहने और साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका में ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के लोग अब मिलजुल कर रहने लगे। चाहे गोरे लोग हो, चाहे काले हो, चाहे वो रंगीन हो, तीनों साथ में मिलकर काम करने लगे। जब साथ में लोग मिलते हैं ना, एकता जो होती है ना, वो बहुत ही अच्छी चीज होती है, को किसी भी देश को आगे बढ़ा सकती है। तो इसीलिए एकता बहुत जरूरी। एकता में क्या स्ट्रेंथ है, पावर एकदम। एक बार फिर मंडेला जी के शब्दों में ये बात समझे। एक बार मंडेला जी के शब्दों में एक बार बात देख लेते हैं
कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है और एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंग-भेद, क्रूर, दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराएँगे नहीं। पर बात इतनी ही नहीं है, ये अपने देश को इसके सभी लोगों के द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, ये देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। किसी गोरे लोगों का या फिर किसी काले लोगों का देश नहीं है, ये देश सभी का है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, ये देश क्या है? सभी का है। और बहुत अच्छी लाइन कही उन्होंने। 2.2 हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? हमें एक हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है? संविधान क्या करता है? इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ-साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने-अपने किस्म के डर थे। भाई 2 लोग तो थे, गोरे लोग और अश्वेत लोग। वो लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये सब हो रहा है। एक साथ जब वो एक साथ हो गए हैं तब उनके एक तरह से दोनों को भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल था। दोनों अपने-अपने हित के लिए डरे हुए हैं। एक उनके अंदर अपने-अपने किस्म के अलग-अलग डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। तो ये सब सारी चीज़ें थी। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने-अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बिल्कुल, जैसे कि अश्वेत लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुआ, तो वो अपने हित की एक तरह से रक्षा करना चाहते थे, रखवाली करना चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। ऐसा ना हो, वो बेचारे ये भी सोच रहे थे कि अश्वेत तो बहुसंख्यक मतलब अगर संख्या के मामले में देखें तो अश्वेत लोग अधिक हैं। वो लोग ये सोच रहे थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत के साथ कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक ही अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेष अधिकारों की चिंता थी। यहाँ दूसरी तरफ उनको भी चिंता थी, जो गोरे लोग थे। गोरे लोगों की क्या चिंता थी कि भैया उनको अपने संपत्ति और अपने विशेष अधिकार चाहिए। तो इनकी भी चिंता थी उनको। वो एक अल्पसंख्यक थे, बहुसंख्यक तो अश्वेत लोग थे। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। फाइनली दोनों पक्षों में बात हुई और कहीं न कहीं एक रास्ता निकल के तैयार हो गया। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। फाइनली गोरे लोग ये मान गए कि भैया अब जो है वो बहुमत का शासन होगा और कहीं न कहीं एक वो एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हो गए। जो इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये बात भी हो गया कि भैया ऐसा नहीं है कि बहुमत वाले फैसला होना चाहिए। वो सभी पक्ष को लेकर चलेंगे और सभी आपस में मिलकर रहेंगे और ऐसा ना हो कि अश्वेत लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर अपना कब्जा करें। उन्होंने क्या करा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो ये सब सारी चीज़ें नहीं करेंगे जो किसी के हित का नुकसान हो। ये समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक-दूसरे पर भरोसा करें। सबसे पहले तो एक-दूसरे के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और अगर वे एक-दूसरे पर भरोसा कर भी ले, तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। मान लेते हैं, गोरे और अश्वेत लोगों में
अगर भरोसा हुआ है, तो आगे चल के ये भी हो सकता है कि भैया ये सब तो लिखित रूप में तो है नहीं। हो सकता है ये हमने मौखिक रूप से कुछ नियम बना दिए, कुछ इच्छा थी, वो हमने थोप दी और हो सकता है आगे चल के तोड़ दें। तो दोनों एक-दूसरे के लिए काफ़ी डरे हुए थे कि भैया ठीक है, सभी चीज़ मिलने कहीं ऐसा तो ना है ये कहीं आगे चल के और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी दुश्मनी निकाले। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई है, उन्हें लिखत और पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोग पर उन्हें मानने की बात रहता है। उन्होंने क्या करा कि सारी बातों को लिखा, एक लिखित रूप में हो गया। हम कहते हैं ना कि भैया ये लिखित रूप में है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। संविधान हमारा क्या है? लिखित संविधान है। और इसको तो मानना पड़ेगा। तो दोनों जो पक्ष थे अश्वेत और गोरे लोग, उन दोनों ने ये ठान लिया कि भैया अब जो है हम सारी चीज़ें हम लिखित रूप में मानेंगे और कहीं न कहीं जो हमारा संविधान होगा वो लिखित होगा। आगे बढ़ते हैं। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसा होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं लिखित रूप में आ जाते हैं। अब जो सारी चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं लिखित रूप में होगी। चुनी हुई सरकार क्या-क्या कर सकती है और क्या-क्या नहीं कर सकती है, ये भी लिखित रूप में मौजूद होता है। तो हमने देख लिया कि क्या-क्या सरकार का काम क्या है, वो क्या-क्या करेगी, क्या-क्या नहीं करेगी। संविधान तो हमें चाहिए ना भई, यहाँ पर आप टाइटल में देख सकते हो। कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? अगर देखा जाए क्या समाज ऐसे चल सकता है क्या? क्या हमारा खुद का अपना व्यक्तिगत तौर पे देखें, क्या परिवार ऐसे चलता है क्या? जब समाज और परिवार ऐसे नहीं चल सकता, तो भैया देश कैसे चलेगा? तो किसी भी देश को चलाने के लिए नियम व कानून होना बहुत ज़रूरी है। इससे इसी तौर तरीके से अगर चलोगे, तो कहीं न कहीं हमारा जो देश है, समाज है, वो आगे बढ़ पाएगा। तो इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, बिल्कुल। संविधान होगा, संविधान के अंदर क्या होगा? नागरिकों के अधिकार होंगे। नागरिकों को क्या-क्या करना है और क्या-क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें भी हमारे संविधान में लिखी होती हैं। और ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग उन्हें आसानी से मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ का इंतज़ाम किया, वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। एक बार अगर नियम बन गया, तो वो कहीं न कहीं लिखित रूप में हो जाएगा। एकदम परमानेंट फिक्स्ड हो गया कि भैया अगर कोई सरकार बनती है, तो ऐसा नहीं है कि भैया पावर आ गया, तो तुम कुछ भी करोगे। तुम्हें वो सारी चीज़ें जो शर्तें के अकॉर्डिंग हमने जो लिखी थी, हमने जो नियम बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है पावर आने का उस पावर का दुरुपयोग करोगे, तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। ठीक है? तो यही सारी सहमति हो रही थी आपस में, ठीक है? कोई भी सरकार उनकी उपेक्षा नहीं करेगा। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। आगे समझ में आपको कि संविधान है क्या? एक लिखित रूप से हमने नियम बना दिए, हमने कुछ कानून बनाया, है ना? किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। हमारे नागरिकों को क्या अधिकार है, जो सरकार चुन के जाएगी, उस सरकार के अधिकार क्या हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उनकी लिमिटेशन क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए नियम होने चाहिए और वो नियम लिखित रूप में है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर हमने मान लिया कि भैया इसे ही हम क्या कहते हैं, संविधान। संविधान रचना सिर्फ़ दक्षिण अफ्रीका की ही ख़ासियत नहीं है। हर देश में अलग-अलग समूह के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं हो। और दुनिया भर में लोगों के बीच विचार और हितों में फ़र्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें कि जैसे अगर मान लेते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या ना हो, हम मान लेते हैं कहीं देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार चला रही है। लेकिन जैसे मान लेते हैं चीन, अगर हम चीन की बात करें
चीन या फिर रूस, हो सकता है वहाँ पर लोकतांत्रिक ना हो, अलग-अलग चीज़ें हो वहाँ पर, लेकिन फिर भी वहाँ पे नियम तो है ना। अगर आपको रूस को चलाना है या चीन को चलाना है या फिर यूएसए को चलाना है, तो उसके लिए उन सब का अपना खुद का संविधान होता है, जिसके ज़रिए पूरी सरकार चलती है और पूरा समाज चलता है। ठीक है? ये बात सरकारों पर भी लागू कहाँ गए हम? ये बात सिर्फ़ सरकारों पर ही लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, हर संगठन के। आप किसी प्राइवेट कंपनी की बात करो, चाहे वो सरकारी कंपनी की बात करो, सबके अपने कायदे कानून होते हैं। बिन नियम कानून के तो कुछ चलता नहीं है। हर एक चीज़ के लिए भैया नियम व कानून चाहिए और यही हमारा क्या है संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या फिर सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, कुछ भी हो, आपका परिवार भाई परिवार में रह रहे हो, तो परिवार में भी तो कुछ नियम हैं कि घर से बाहर निकलने का समय, घर पे आने का समय होता है। ये नहीं कि आप रात भर खेलने चले गए। बच्चे के ऊपर भी नियम होता है कि वो अगर बाहर खेलने गए, तो शाम को 6 बजे से पहले घर एंट्री करेंगे। तो कुछ छोटे-मोटे नियम यहाँ घर में चलते हैं। सेम वही नियम बड़े स्तर पर, देश के स्तर पर सोचे, तो प्रशासन या फिर शासन में भी नियम होते हैं, जो कि सबको मानना पड़ता है। सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है, सभी को। चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे सहकारी संगठन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, इसको संविधान की ज़रूरत होती है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान क्या है? भैया लोग मानेंगे, बिल्कुल नियम व कानून को मानेंगे। अगर नियम व कानून ना माने तो उस संविधान का क्या फ़ायदा? संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ-साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। तो यहाँ पर लोग और सरकार के बीच रिलेशन क्या है, ये सारी बातें भी हमारे संविधान में है। ऐसा नहीं है कि भैया जो सरकार है वो अपनी मनमानी थोप दे जनता के ऊपर, नागरिक के ऊपर, तो ये चीज़ होना नहीं चाहिए, ठीक है। संविधान के अनेक काम करता है, संविधान जो है वो अनेक काम करता है जिनमें प्रमुख है, जैसे कि पहला, ये साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच ज़रूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, बिल्कुल। दूसरा, ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, कैसे फैसले लेने का अधिकार होगा, तो बताता है भई सरकार की पावर क्या है, सरकार के काम क्या है, सरकार को किस तरह काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में है। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तीसरा ये है कि सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या-क्या अधिकार हैं। वो ये भी बता देता है कि किसी भी सरकार के अधिकार की सीमा, उसकी लिमिटेशन क्या है। वो कहीं ऐसा ना हो, कोई निरंकुश हो, वो अपनी मनमानी करे और कहीं न कहीं वो जनता का शोषण करे। ऐसी सरकार तो नहीं आ रही है, तो उसके ऊपर नियंत्रण ज़रूरी है। हमारा संविधान क्या करता है, उस पर नियंत्रण लगाता है, उसको कंट्रोल करता है और कहीं न कहीं नागरिकों के अधिकार को भी बनाता है, नागरिक के अधिकारों की रक्षा भी करता है। चौथा, ये अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। एक अच्छा समाज अगर बनाना है, लोगों की आकांक्षाएँ को भी तय करने का काम कहीं न कहीं हमारा संविधान कर लेता है। जिन देशों में संविधान है, वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले ही ये ज़रूरी नहीं है। जिन देशों में संविधान है, वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि कोई देश लोकतांत्रिक ना हो, लेकिन क्या बाबू वहाँ पर एक नियम कानून ना हो? ऐसा हो नहीं सकता। जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ पर भी संविधान है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है, जहाँ संविधान का होना ज़रूरी है, बिल्कुल जो देश लोकतांत्रिक है, वहाँ संविधान का होना तो ज़रूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। तो हमने देखा कि ब्रिटेन के खिलाफ जब आज़ादी की लड़ाई हुई, तो अमेरिकी लोगों ने भी वहाँ पर संविधान का निर्माण करा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान की मान्यता दे दी। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, आपने पढ़ा होगा आई थिंक ना 9वीं के ही क्लास में, हिस्ट्री के चैप्टर में। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि एक जो फ्रांस है वो भी एक तरह से
लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद ये चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान तो होगा। बिल्कुल, जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ पर कहीं न कहीं संविधान तो होगा ही, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि संविधान किसी भी देश के लिए ज़रूरी क्यों है? किसी भी देश के लिए ज़रूरी इसलिए है, किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम व कानून की ज़रूरत होती है और वही हमारा क्या होता है? संविधान होता है। चाहे वो सरकार का अंग हो, चाहे नागरिक हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सबके अधिकार और शक्ति, उसकी सीमा, उसकी लिमिटेशन, वो सारी चीज़ें क्या है? संविधान के अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण 2.3। अब हम इसमें भारतीय संविधान का ज़िक्र करेंगे कि भारतीय संविधान बना कैसे? किन परिस्थितियों में बना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे जब हमारा संविधान बना। उससे पहले की बात करें तो हमारा भारत देश जो था वो गुलाम था। आपको पता होगा कि किस तरीके से अंग्रेज लोगों ने हमारे भारत के ऊपर आर्थिक शोषण किया और कहीं न कहीं से राजनीतिक शोषण भी किया और पूरी तरीके से हमें गुलाम बनाकर रह दिया और एक तरह से हमें क्या कर दिया? स्वतंत्र नहीं दिया, जिस वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। जैसे ही हमने अपना संविधान बनाया, तो हम एक तरह से गुलाम की हैसियत से निकलकर एक तरह से नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। तो देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे को विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। तो आपको भी अच्छे से पता होगा कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उस समय भारत का विभाजन भी हुआ। पाकिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र बना और कहीं न कहीं से एक तरह से धर्म के नाम पर भी ये बंटवारा हुआ। आगे बढ़ते हैं। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। ठीक है, तो जब विभाजन हुआ तो अब क्या हुआ कि भैया पाकिस्तान और भारत का एक सीमा बन गया। अब जो लोग पाकिस्तान में थे, अब इसमें मैं बात करूं जैसे हिंदू धर्म या फिर अन्य धर्म जो मुस्लिम नहीं थे, वो लोग पाकिस्तान से भागकर हमारे भारत देश आ रहे थे। कुछ भारत के मुस्लिम लोग वो अपने धर्म को लेकर काफ़ी चिंतित थे और वो पाकिस्तान जा रहे थे। तो इसमें आने-जाने की समस्या बहुत हुई। इसमें कई लोग जो है वो मारे गए और ये बहुत बड़ी जनसंख्या थी जिसमें लोग काफ़ी मरे। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को ये आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहे। अब अंग्रेजों ने क्या ऑप्शन कर दी? देखो यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर खेल रहे थे। कैसे? वो चाह रहे थे इनका और बँटवारा हो जाए और कहीं न कहीं से एक एक नया मुद्दा ये आया कि जितने भी रियासत थे, अब रियासत क्या था? एक ऐसा प्रांत जो राजा के कंट्रोल में हो। वहाँ पर रजवाड़े थे और जो राजा के कंट्रोल में था, उन राजाओं को ये ऑफर दे दिया गया, या तो आप अपने क्षेत्र को पाकिस्तान में मिला लो या फिर क्या करो, आप इंडिया भारत में मिला लो। तो ऐसे में कई रजवाड़े जो थे, वो तो भारत में आराम से मिल गए, लेकिन और जो कुछ रजवाड़े बचे, वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे या फिर वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। उनको अपने अधिकार की चिंता थी। ठीक है? तो हुआ यूँ देख लेते कहाँ
अंग्रेजों ने देसी रियासत, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, या फिर स्वतंत्र है, उन्होंने ऐसा बोल दिया अंग्रेजों ने रजवाड़ों को। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। इनका विलय करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जब संविधान लिखा, आगे बढ़ते हैं, जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। जब संविधान लिख रहे थे उस समय बड़ा एक तरह से बहुत ही मुश्किल सिचुएशन था। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। उस समय जो संविधान निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे, कहीं ना कहीं उनको भविष्य और वर्तमान दोनों की ही चिंता थी कि कहीं देश का बंटवारा ना हो जाए, लोगों के धर्म के आधार पर कहीं बंटवारा ना हो जाए, छोटे छोटे कहीं टुकड़े ना हो जाए हमारे भारत देश। बहुत सारी चिंता थी हमारे संविधान निर्माताओं को। तो आगे बढ़ते हैं, तो संविधान निर्माण का रास्ता क्या था? सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। किस समय हमने देखा दक्षिण अफ्रीका का अलग सिचुएशन था और यहाँ पर भारत का सिचुएशन अलग है। भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम विदेशियों के खिलाफ एक तरह से संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, अगर वो चले भी जाए तो किस तरीके से हम लोगों को एकजुट कर पाए, क्योंकि अगर अंग्रेज 1947 में चले गए थे तो अब ये बताओ, तो संविधान बनेगा, नियम व कानून बनेंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसीलिए सिर्फ विदेशी सत्ता के खिलाफ ही नहीं, एक तरह से हमारा काम भी बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि हमें संविधान बनाना था। ऐसा संविधान बनाना था जिससे सभी लोग एकजुट हो सके और आपस में कोई मतभेद ना हो और कहीं ना कहीं भेदभाव ना रह जाए किसी चीज को लेकर। तो हुआ यूं, यह न केवल अपने समाज को फिर जागने का, वरना अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। एक तरह से नए समाज का गठन करना था। आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। फाइनली हमने देख लिया कि भारत का एक संविधान लिखा किन्होंने, जैसे मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के बाकी 8। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में ये रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेज में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। तो इस प्रस्ताव में क्या था कि भैया हमें तो सबसे पहले क्या चाहिए, एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार, वोट डालने का अधिकार चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए हमें, है ना, हमें समानता का अधिकार चाहिए और अल्पसंख्यक के भी अधिकार चाहिए। इन सब बातों का जिक्र जो था वो हमारे प्रस्ताव में था। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। तो जितने भी नेता थे हमारे आंदोलनकर्ता, इन सब पर एक तरह से सिमिलर भाव के साथ ये चीज अपना चुके थे, सहमति बन चुकी थी। तो आगे क्या हुआ, औपनिवेशिक शासक की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्था के स्वरूप तय करने में मदद मिली। बिल्कुल, अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। तो हमारे अंग्रेज ने क्या किया था, जब हमारे भारत पर अंग्रेज लोगों ने जब शासन किया था तो उस समय सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था।
तो इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस संविधान का गठन किया था वो बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। जहां-जहां ब्रिटिश रूल कर रहे थे भारत में, वहां पर उन्होंने प्रादेशिक असेंबलियों का चुनाव कराया। इसमें बनी सरकारें पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार था। पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों ने को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्था और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। जैसे 1935 का भारत सरकार अधिनियम या फिर कानून बोल दो। तो अब हमें संविधान बनाना था, तो भारतीय संविधान में आखिरकार क्या-क्या नियम, क्या-क्या रूल जो है वो अपनाए। तो जिस प्रकार अंग्रेज हम पर रूल कर रहे थे, तो वो एक एक्ट था 1935 का भारत सरकार अधिनियम या फिर कानून, तो वो उनके तहत हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। तो हमने भी क्या करा, जब अपना संविधान बना रहे थे तो हमने भी क्या किया, 1935 का भारत सरकार अधिनियम हमने ये अपना लिया। ठीक है। आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभव को अपनी जरूरतों के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। जब हमारा संविधान बन रहा था, लिख रहे थे लोग, तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने 1935 का अधिनियम अपना लिया। उसके बाद हमारे जितने भी लीडर थे, नेता थे, उन्होंने क्या देखा कि फ्रांस की क्रांति के आदर्शों को अपनाया, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, ये सारी चीजें। और हमने ये भी देखा कि ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली थी वो भी हमने अपना ली, कि वहां का जो संसदीय व्यवस्था कैसा था, तो हमने ये चीज भी अपनाया। हमें अच्छा लगा तो हमने ले लिया। लोकतंत्र के कामकाज, अमेरिका के अधिकार को सूची से हम काफी प्रभावित थे। तो अमेरिका से भी हमने देखा ना, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमने अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ जो है हमने लिया ही था। जैसे आयरलैंड से हमने क्या लिया, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। हमने मौलिक अधिकार लिया, हमने मूल कर्तव्य लिया। तो ऐसे बहुत सारे तत्व थे हमने दूसरे देशों से लिया, जो हमें हमारे समाज के लिए, हमारे भारत के लिए और हमारी विविधता के लिए जो अनुकूल था, वही चीज हमने लिया, ताकि हमारी एक तरह से अखंडता पे इसका इम्पैक्ट न पड़े। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया। जब रूस में समाजवादी क्रांति हो रही थी, तो उससे भी हमारे देश के लोग काफी प्रभावित हुए। वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे। और जब वहां पे क्रांति हुआ, तो क्रांति के बाद जब बदलाव होता है, तो हो सकता है उस बदलाव को देखते हुए हमारे भारत के नेता लोग प्रभावित हो गए। वही चीजें भी हमारे भारत के जो नेता थे, जब संविधान निर्माण कर रहे थे, तो ये सब सारी चीजें इन्होंने नोट करी। लेकिन वे दूसरों की तो सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं कि नकल कर लिया, वो हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते कि क्या ये चीज भारत के लिए उपयुक्त होगी। जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हम इससे पहले सोचते हैं कि ये हमारे लिए क्या ठीक रहेगा, कहीं इससे हमें आगे चलकर नुकसान तो नहीं होगी। तो यही सारी चीजें जब हमारा भारत देश जब किसी और देश से जब कोई तत्व, कोई नियम व कानून लेता है, तो वो सोचता है क्या हमारे भारत जैसे विविधता वाले देश में ये उपयुक्त रहेगा, इससे आगे नुकसान तो नहीं होगा, इससे हमारे अखंडता पे, भाईचारा पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। तो बहुत सारी चीजें थी जो हमारे संविधान निर्माण में बहुत ही ज्यादा एक तरह से सहयोगात्मक रही, क्योंकि हमने अलग अलग देशों से उनके संविधान में कुछ ना कुछ लिया है और हम अपना एक लिखित संविधान बनाए। अब संविधान इसलिए
चाहिए था, क्योंकि ताकि हम देश को अच्छी व्यवस्था से चला सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान सभा। तो हमें पता है कि हमारा जो संविधान किन्होंने बनाया था, तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। तो एक बार देख लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? आखिरकार भारतीय जो हमारे भारत का जो संविधान था, उनके निर्माता कौन थे? उनको कौन बनाया? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ-कुछ जानकारियाँ मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टीटी कृष्णामाचारी। तो ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ये जितनी भी है आप ये खुद से पढ़ लो, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा किसे कहते हैं? जो चुने हुए प्रतिनिधि। ये ऐसा नहीं है कि भैया कोई भी उठ के संविधान लिख रहा है, संविधान वही लिखेगा जिसको हमने चुना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुने गए प्रतिनिधि की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। तो भारतीय संविधान के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव हुआ? तो ये डेट आप नोट कर लो, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। तो ये डेट भी आप याद कर लो कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया। भारतीय संविधान भी दो हिस्सों में बट गई। अगर जब देश में का विभाजन होगा तो संविधान का भी विभाजन होगा। पाकिस्तान अपने अनुसार संविधान बनाएंगे और हम अपने अकॉर्डिंग संविधान बनाएंगे। इससे संविधान का भी कहीं ना कहीं बंटवारा हो गया। भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। ठीक है, तो कितने लोग थे एक बार देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 299 थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा किया। तो कब पूरा हुआ था संविधान का काम? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये सब डेट आप याद कर लीजिएगा। इसी दिन की याद में हम 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आप पता चल गया होगा आपको हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते। तो इस दिन हमारा क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इस सभा द्वारा 7 दशकों से भी पहले इस सभा के द्वारा 7 दशकों से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता। ऐसा नहीं है कि जो भैया जो संविधान बना रहे हैं और उनके जो सदस्य हैं उनके विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है। यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। वो उस समय की व्यापक सहमतियों को भी एक्सेप्ट करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहां के सभी सामाजिक समूह और राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है पर वो कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज भर है। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूह ने संविधान में कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। तो एक बार हमारा जब संविधान बन जाए तो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाने वाला।
ठीक है, तो यही तो हमारी एक असाधारण उपलब्धि है। जब सबकी सहमति से हमारा संविधान बन गया है, किंतु परंतु ये सारे जब संविधान हमारा बन रहा था, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रखे गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4-5 लोग मिलके बना रहे हैं। हमने देखा 299 सदस्य हैं। जब कोई नियम बनता है तो 299 की सहमति चाहिए होता है और उसके कोई खिलाफ बोलने वाला भी चाहिए। तभी तो आगे हम अ, पारदर्शी रूप से काम कर सकेंगे। संविधान को मानने का दूसरा कारण ये है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। अब संविधान सभा क्या कर रही है? भारत के लोगों का ही तो प्रतिनिधित्व कर रही है। आखिरकार भारत में इतनी सारी विविधता, पूर्वी राज्य या उत्तर पूर्वी राज्य की बात कर ले, नीचे साउथ की बात कर ले, चाहे मध्य भारत की बात कर ले, चाहे नॉर्थ भारत की बात कर ले, चाहे हम पश्चिमी भारत की बात कर ले, तो हमें सबको ध्यान में रख के कानून नियम बनाना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ग छूट जाए और इस संविधान से वंचित रह जाए या इस संविधान ने उनका उल्लंघन किया हो, ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि सदस्य भी हर वर्ग के लोग हैं इसमें, जो संविधान बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भैया एक ही कैटेगरी के लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग बना रहे हैं, तो वो अपने वर्ग की बात करेंगे। यहाँ पर अलग-अलग समूह, अलग-अलग वर्ग के लोग वहाँ पे सदस्य जो है उपलब्ध है, जो कि हमारे संविधान को निर्माण कर रहे हैं। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। उस समय भैया ऐसा नहीं था कि सभी को वो वोट डाल दो और ऐसे बन गया। इसीलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते। अब कोई नियम ऐसा तो कुछ था नहीं कि या सबको वोट डालने का अधिकार था कि हम जितने भी संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो एक तरह से देखा जाए तो वो प्रत्यक्ष ढंग से नहीं चुनकर गए थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। तो हमने कि भौगोलिक क्षेत्र का भी हमने ध्यान रखा था। उत्तरी पूर्वी राज्य या फिर नॉर्थ या फिर साउथ या फिर अब मध्य भारत की बात करो। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। कई राजनीतिक और कई समूह और कई विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। अब सभा में ऐसे भी लोग थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग का लोग है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर सारे ही, यहाँ पर सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म के, पेशे के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी कुछ ऐसा ही दिखता। हाँ, तब भी कुछ इसी तरह होता। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बदलाव या फिर ऐसा कुछ नया आ जाता, नहीं। क्योंकि हर वर्ग के लोग थे और अच्छे खासे लीडर थे, तो इन्होंने ही एक तरह से संविधान का निर्माण करा है। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वो संविधान को एक ही तरह की पवित्रता और वैधता देते हैं। संविधान सभा ने जिस तरह का काम किया है, उसकी पवित्रता और वैधता भी देते हैं। उसकी वैधता भी, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही बना दिया नियम कानून, हमने संविधान ऐसे बना दिया, जिसको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने इसको वैधता भी दी है। मानना है तो मानना है, कंपलसरी। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला, सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित है। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई। अब जब सब साथ में लोग कुछ काम करते हैं तो सहमति तो सबकी होती है ना। हो सकता है कि ये क्वेश्चन मार्क करे कि ऐसे क्यों, ये क्यों, यही क्यों चाहिए। तो इसमें हमने क्या देखा कि भैया सबकी सहमति चाहिए। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम।
कि प्रारूप संविधान किन्होंने बनाया, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। प्रारूप कमेटी के प्रमुख भी यही थे। संविधान के प्रारूप प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधन पर विचार किया गया। 2000 से भी ज्यादा बदलाव पर विचार। संशोधन का मतलब बदलाव होता है। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की क्या हुई? एक गंभीर चर्चा हुई संविधान के ऊपर। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई सारी बातें रिकॉर्ड किया गया। जब संविधान बन रहा था तो उस समय काफी वो शब्द, वो प्रस्ताव, वो विचार और हर जितनी भी बातें हुई, ये सब हमने क्या कर रखा है? रिकॉर्ड कर रखा है और संभाल के रखा है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। अगर आपको आज भी अगर जानना है तो आप जाके जान लो कि क्या क्या बहस हुई होगी। आप जितना सोच रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप वहां जाके पता भी कर सकते हैं कि संविधान बनने समय किसी ने कोई क्वेश्चन मार्क किया कि नहीं किया। बिल्कुल किया होगा। अगर एक बोलेगा तो दूसरा क्वेश्चन मार्क करेगा, तो उसका तर्क पे तर्क वाली बातें चल रही होगी उस समय। समझ में आया? इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। अभी तो आप समझ सकते हो कि क्या बात हुई होगी, कैसे बना होगा संविधान। बहुत ही जटिल था। 114 दिन की गंभीर चर्चा। सोचो, आप ही थोड़ा सोचो। इस बहस के दस्तावेज का उपयोग होता है संविधान की जब व्याख्या के लिए भी। जब संविधान की व्याख्या करनी हो, संविधान पे कोई चर्चा हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तब हम इस जो ये रिकॉर्ड है, इस दस्तावेज का हम उपयोग करते हैं। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। अब उनके हम संविधान के बुनियादी मूल्य जानेंगे, और जो कि 2.4 है। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधान का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे दर्शन क्या है, आखिरकार क्या सोच है, क्या विचार है। ये काम हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको संविधान संबंधी कुछ जानकारी या फिर सोचना है कुछ, तो आप क्या करो कि जितने भी संविधान के सभा में जो सदस्य थे या फिर कोई नेता थे, उनके बारे में आप जान लो कि उनके विचार क्या हैं। तो कहीं न कहीं वो अपने विचार को ही वो कहीं न कहीं संविधान में उन्होंने उतारा। परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी बहुत उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी-बारी गौर करें। सपने और वायदे। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी। कौन? तो महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी इतने बड़े इंसान थे, इतने बड़े नेता, लेकिन फिर भी इनका संविधान सभा के सदस्यों में नाम नहीं था। क्यों? तो वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। लेकिन उनके भैया चेले तो थे, अनुयायी तो थे। अब जब उनके अनुयायी होंगे तो सेम वही गांधी जी के विचार पर ही होंगे। और 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, तो ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो इंडिया में उन्होंने संविधान से अपना अपेक्षा के बारे में लिखा था। एक बार देख लेते हैं। अगर गांधी जी, हमारे महात्मा गांधी जी अगर संविधान बनाते तो उनका संविधान कैसा होता, एक बार देख लेते हैं।
कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ, ऐसा गांधी जी के थॉट उनके विचार थे। मैं ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसका भी योगदान या फिर भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। वो ऐसे भारत की अ, सोच रखते थे जिसमें ना तो उच्च वर्ग हो ना ही निम्न वर्ग रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल-जोल से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत या फिर शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होने वाला। क्या बात है! बहुत अच्छा इनके विचार बहुत अच्छे थे। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था। अब यही चीज सबके अपने-अपने विचार थे, तो अंबेडकर साहब के भी अपने अलग-अलग विचार हैं। जैसे कि वो भेदभाव के खिलाफ थे सबसे ज़्यादा। वो गैर बराबरी मुक्त भारत का एक तरह से सपना देख रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी ये था कि जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, असमानता को कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उन उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए को कटु आलोचना की। वो गांधी जी के आलोच काफ़ी वो गांधी जी के विचार या फिर हो सकता है कि कहीं न कहीं वो उनकी कटु आलोचना करते वो कटु आलोचक थे गांधी जी के। कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। होता है, जो गांधी जी हैं उनके विचार अलग हैं। भीमराव अम्बेडकर जी के विचार अलग हैं। जहाँ पर विचारों का मिश्रण ना हो तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ तो आलोचना होगी ना। तो ये बात तो स्वाभाविक है ही, लेकिन दोनों अपनी जगह एकदम ग्रेट है। ये जो है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। तो उनके भाषण है, आप लोग खुद पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। संविधान का दर्शन जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए, जो इस क्रम में जांच परख लिए लिए गए, वे भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। बिल्कुल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। बिल्कुल, भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है और इसे संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश ने अपने संविधान की शुरुआत की। अपने संविधान की शुरुआत जैसे कि हमारे भारत में आपने प्रस्तावना में देखा हो कि हम भारत के लोग, ऐसा है कुछ प्रस्तावना। और ऐसे हर एक देश में अपना खुद का अपना एक अलग-अलग प्रस्तावना है। तो हमेशा से ही संविधान की शुरुआत जो है एक प्रस्तावना के साथ करते आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्दों का मतलब भी समझेंगे कि प्रस्तावना में जो जितने भी शब्द लिखे गए हैं, आखिरकार ये शब्द इसमें है क्यों? इस शब्द का मतलब क्या है? संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वो दर्शन बसती है, उसमें वो दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। ये दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा है या फिर बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो जो हमारे प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है।
ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम जब पढ़ेंगे प्रस्तावना तो उसके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। अब ये जो प्रस्तावना है कहीं न कहीं अमेरिकी संविधान से या अमेरिकी ने सबसे पहले अमेरिकी की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर बाकी के देशों ने ये प्रस्तावना शब्द को जोड़ दिया गया है। जैसे संयुक्त राज्य हम सभी लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, आप खुद देख लो। दक्षिण अफ्रीका का देखो लो प्रस्तावना, तो ये सब सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, हम अपना प्रस्तावना पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आया कि ये प्रस्तावना एक बार देख लेते हैं। ये देखो आपके किताबों में पहले पेज पर ही ये सारी चीजें लिखी होती है। तो एक बार पढ़ते हैं कि भारत का संविधान, ये प्रस्तावना है उद्देशिका। भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हमने पढ़ दिया प्रस्तावना। अब इसमें एक एक शब्द का मतलब हम जानेंगे। जैसे कि इस पे लिखा है प्रभुत्व संपन्न, तो यहां पर प्रभुत्व संपन्न के बारे में लिखा है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब लोगों को अपने से जुड़कर हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार होगा। बिल्कुल, कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। अब हम जो भी हमारे ऊपर कोई भी फैसला होगा, कोई भी नियम कानून बनना होगा, वो भारत के लोग बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि भैया कोई बाहर का देश आया और हमारे फैसलों को उन्होंने ही तय कर लिया। यहाँ पर हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, हम अपना संविधान, अपने नियम और अपने फैसले हम खुद लेंगे, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हुआ। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। अब समाजवादी के बारे में पढ़ते हैं। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है, बिल्कुल, और समाज में उसका बंटवारा भी समानता के साथ होना चाहिए। हमारे समाज में जो संपदा होती है वो सामूहिक रूप से ही पैदा होती है, उसका बंटवारा भी एकदम समानता होना है। जैसे मान के चलो नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, इन सब पर सबका अधिकार है, किसी एक विशेष वर्ग का अधिकार नहीं होगा। सरकार जमीन, उद्योग धंधे की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। वो सरकार जो ऐसा काम करे जिसमें आर्थिक जो है वो समानताएं ज्यादा होनी चाहिए, असमानताएं कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें। अब हम भारत के लोग भारत के संविधान के निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। हम भारत के लोग मतलब सिर्फ भारत के लोग ने ही ऐसा काम किया है। संविधान जो बनाया हमारे भारत के लोग ने, ऐसा नहीं है कि कोई राजा आके हमारा नियम कानून बनाने लग गए। हमने जिनको चुना उन्होंने ही तो संविधान बनाया ना। तो यही चीज इसमें जिक्र हो रही है। आगे अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं पंथ निरपेक्ष। हमने ये पढ़ लिया। अब पंथ निरपेक्ष के बारे में जानते हैं कि पंथ निरपेक्ष है क्या। नागरिक को किसी भी धर्म के मानने का पूरी स्वतंत्रता, वो नागरिक जो है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, वो पूरी उसको आजादी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी धर्म में हो, आपको अगर दूसरे धर्म में जाना है तो आपको कोई रोकेगा, आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म में शामिल हो सकते हैं, ये आपकी आजादी है और मान भी सकते हैं। लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, ठीक है ना। कोई आधिकारिक कहने का मतलब है कि भैया वो हमारे भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करा, सभी धर्मों को बराबर माना है, कोई आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यता और आचरणों को समान सम्मान देती है। तो हमारा जो संविधान है वो सभी को बराबर मानता है, उनके आचरण का सम्मान करता है और कहीं ना कहीं किसी एक विशेष धर्म को आगे नहीं बढ़ाएगा, वो सभी धर्मों को बराबर मानेगा। तो यहाँ पर यही है
इसीलिए तो हमारे भारत जैसे देश में, हमारे भारत देश में सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, किसी भी धर्म को हम बढ़ावा नहीं देते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों का अनुरूप चलती है। लोकतंत्रात्मक में क्या है कि भैया ऐसा नहीं है कि कोई भी राजा बन गया और राजा बनने के बाद वो अपनी मनमानी करेगा। ऐसा तो भैया राजा वाले समय में हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि राजनीति में कोई भी हिस्सा ले सकता है, समान अधिकार है उनको, चाहे कोई भी लोग हो। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो अधिकार है वो सभी लोगों को मिलेगा, वोट डालने का अधिकार सभी लोगों को मिलेगा। अगर लोग जिसको चुनेगी वो एक तरह से जवाबदेही सरकार बनेगी, वो जनता के लिए काम करेगी, वो जनता के हित में काम करेगी, वो जनता के खिलाफ काम नहीं करेगी। तो एक जवाबदेह, उनको जवाब देना पड़ेगा जनता को, ठीक है। ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों का अनुरूप चलेगी। अब सरकार भी एक नियम कानून लिमिटेशन में चलेगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं गणराज्य। गणराज्य पढ़ लेते एक बार। ये रहा। शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या फिर राज खानदान से होगा। आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रपति जी हैं उनका जो चुनाव है वो लोगों के द्वारा होता है या फिर उनके प्रतिनिधि के द्वारा चुनाव होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार जो बन गया राष्ट्रपति तो उनके बेटा बनेगा, फिर उनके बेटा, फिर पोता। तो ऐसा नहीं है, वंश के अकॉर्डिंग नहीं है कि जिस खानदान से बन रहा है उसी खानदान से कोई बनेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा संविधान अलाउ नहीं करता है। तो यहां पर जो है शासन का जो प्रमुख है लोग ही हैं, लोग जिनको चुनेगा वही राज पाठ पर पूरी तरह से काम करेगा, वही सरकार होगा और वो हमारे देश के हित में, नागरिक के हित में काम करेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि किसी वंश या फिर वो किसी ऐसे खानदान से हो जो वही चलता रहे, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद हम करते हैं न्याय। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप भेदभाव नहीं कर सकते उनकी जाति के आधार पर कि भैया ये उस जाति का है, वो उस धर्म का है, हम इसको ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम इसको आरक्षण नहीं देंगे, हम इसका एडमिशन नहीं करेंगे, हम इसे मंदिर नहीं आने देंगे। तो यहां पर बताया गया कि जस्टिस पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, एक तरीके से किसी भी जाति विशेष को लेकर नहीं, किसी भी धर्म विशेष को नहीं, भैया सभी जाति, सभी धर्मों और सभी लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, सबको एक तरह से समान अधिकार देंगे, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये हमारे न्याय में है। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता। नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है, भाई उसकी मर्जी है। संविधान में जो जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो उसके अकॉर्डिंग जिएगा अपनी लाइफ। आप किसी भी तरह से नागरिक के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, तो आप इस चीज को समझे। यहां पर उसको उसके विचार रखने का अधिकार होना चाहिए, उसकी अपनी अभिव्यक्ति है, वो कहीं भी आ जा सकता है, कहीं घूम सकता है, तो ये उसके अपने अधिकार है। उसको नौकरी करने का अधिकार है, उसको दूसरे राज्यों में घूमने का अधिकार है, दूसरे राज्यों में नौकरी करने का अधिकार। तो स्वतंत्रता है, ये किसने दिया, तो हमारे संविधान ने दिया है। समता, एक बार समता के बारे में पढ़ लेते हैं कि कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है। ऐसा तो नहीं है कि भैया कोई अलग ही कोई राजा इंसान बन गया और वो बोले कि नहीं हम सबसे ऊपर हैं। आज के टाइम में चाहे अंबानी साहब हो, चाहे अदानी साहब हो, सबके सब क्या है, बराबर है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत पैसा है तो आप लोगों के लिए अलग ही नियम कानून है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भारत देश में सभी लोग क्या है, बराबर है। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। हर नागरिक को क्या करेगा, समान अवसर देगा। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष
वर्ग विशेष नागरिक को एक अलग ही आरक्षण रूप में दे रहा है? नहीं। तो यहाँ पर सभी लोगों को बराबर का अधिकार देगा और उसकी व्यवस्था भी कौन करेगा? हमारा संविधान। बंधुता का मतलब क्या होता है? तो बंधुता भी देख लेते हैं, ये रहा बंधुता। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। अब इस लाइन का मतलब समझे, बहुत अच्छी बात लिखी है। हम आस-पास के लोग, समाज के लोग, चाहे अदर राज्य के लोग हों, राज्य से राज्य करो, हम सब लोग एक ही हैं, है ना? कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि भैया हम यूपी के हैं तो हम तमिलनाडु है, हमारा अलग है, सब कुछ चलता है, नहीं। हम सब क्या है? एक है। हम सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग एक साथ रहेंगे, एक परिवार की तरह रहेंगे। हमारे बीच ऐसी कोई दरार नहीं होनी चाहिए। हम किसी एक दूसरे को नीचा ना समझें, उसके साथ गलत व्यवहार ना करें। हम एक ही परिवार के, एक तरह से एकता, भाईचारा वाला प्यार होना चाहिए उनके बीच। तो बंधुता का मतलब यही है, एक तरह से भाईचारा, आपस में प्यार का बँटवारा करके रहना चाहिए। ठीक है? आपस में क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। और जिस वजह से कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। ऐसा नहीं है कि भैया सामने वाले व्यक्ति को आप कमजोर मान रहे हो, कमतर मान रहे हो, एक तरह से नीचा मान रहे हो। सभी लोग क्या है? बराबर है। ठीक है ना? एक साथ मिल के रहो। यही कहीं न कहीं ये बंधुता है और भाईचारा है। हम सब एक परिवार की तरह हैं। भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, सबके सब एक परिवार की तरह रह रहे हैं। एक नोट पढ़ लेते हैं। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा बाबू। शब्दों को हमने कब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। अब ये आपने अभी देखा होगा, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये हमने कब जोड़ा था? तो एक संविधान संशोधन हुआ था। संशोधन का मतलब बदलाव। हम संविधान में बदलाव भी तो कर सकते हैं। समय के अनुसार बदलाव जरूरी है। 1947 का भारत कुछ और था, 1980 का भारत कुछ और था, लेकिन आज का भारत कुछ और है। तो समय के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ बदलाव की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पर हमने बदलाव भी किया। तो 42वें संविधान संशोधन में हमने 1976 में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ दिया, शब्दों को। आगे बढ़ते हैं। संस्थाओं के स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि संविधान जिन मूल्यों के संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत के संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा, एक विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। बदलाव की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। संविधान जब हर समय एक जैसा नहीं होता, समय के साथ चीजों में बदलाव भी होने चाहिए। उसी तरह संविधान में कुछ ऊपर नीचे बदलाव होनी चाहिए। नए कानून या फिर कुछ पुराने कानून में संशोधन बदलाव कर दिया, तो ये सारी चीजें। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए, समाज में हो रहे बदलावों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने इस पवित्र, अस्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि एक बार संविधान बन गया तो भैया बदल ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं बदल सकते भाई? अगर समाज में समय बढ़ेगा, नए नए लोग आएंगे, नए नए विचार, नई नई टेक्नोलॉजी, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। मूल ढांचे में बदलाव नहीं, जो अधिकार है वो तो रहेगा ही, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने बदलाव को समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा है। उन्होंने, हमारे जो संविधान निर्माता थे, उनको पता है कि आने वाले समय में एक जैसा सिचुएशन नहीं होता है, हमें समय के साथ बदलाव जरूरी है। इसीलिए इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान में बदलाव ही संविधान संशोधन है। तो ये नोट कर लेना, एग्जाम में आता है कि संविधान संशोधन क्या है। ठीक है। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया। अगर आप
संविधान को पहली बार पढ़े तो समझना थोड़ा मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत ही मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसला लेगा। बिल्कुल, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भैया अगर यहाँ पर चुनाव होगा, चुनाव में जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा और वो हमारे ऊपर शासन करेंगे। तो जब वो शासन करेंगे जिस अधिकार के तहत, वो अधिकार भी तो उनको लिमिट में मिली हुई है ना। ऐसा तो नहीं है निरंकुश बना दिया गया किसी भी नेता को, वो अपनी मनमानी करे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भारत देश में संविधान ही है जो पूरे भारत को चलाने का काम कर रहा है। एक तरह से नियम है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी पावर है और फैसले कौन लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देता है। हमारे नागरिक को अधिकार मिला है ना, मौलिक अधिकार, उसके अकॉर्डिंग तो चलना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि भैया हमारे संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि चोरी करना नहीं ना, गलत है। आप अगर चोरी करोगे तो ये एक तरह से हमारे संविधान में नहीं लिखा है, और जब आप ये करते हो ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है और आपको इससे जेल भी जा सकती है। तो जो जो हमारे संविधान में लिखा गया है उसी अधिकार के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। इसीलिए साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार तो देती है, सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय भी करती है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधान पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी। धन्यवाद।